आज हम एक बहुत ही आम लेकिन गहरे सवाल पर चर्चा करेंगे। हम चीजों को देखते कैसे हैं? हम्म। सुनने में तो ये बहुत सिंपल लगता है, पर इस एक सवाल के पीछे सूरज से चली एक लंबी यात्रा है। ऊर्जा का एक छिपा हुआ संसार है। बिल्कुल। और ये सवाल जितना आसान लगता है, इसका जवाब उतना ही फैसिनेटिंग है। हमारे पास 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए बनी एक विजुअल गाइड है जो सीबीएसई सिलेबस पर आधारित है। चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं और देखने के इस जादू को समझते हैं। जरूर। और इस पूरी स्टडी को, मतलब प्रकाश या लाइट की साइंस को, ऑप्टिक्स कहते हैं। और ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, हमारी रोज की जिंदगी ऑप्टिक्स से भरी हुई है। जैसे कि अरे, चश्मे से लेकर हमारे फोन के कैमरे तक और आसमान में इंद्रधनुष बनने तक हर जगह ऑप्टिक्स ही तो काम कर रही है। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। ये लाइट आखिर है क्या? क्या ये कोई चीज है, कोई पार्टिकल है या कोई वेव? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। सबसे सिंपल शब्दों में कहें तो प्रकाश या लाइट एनर्जी का एक रूप है। एनर्जी? हाँ, एक ऐसी ऊर्जा जो हमारी आंखों को सिग्नल भेजती है और हमें अपने आसपास की दुनिया को देखने में मदद करती है। ये खुद कोई वस्तु नहीं है, बल्कि एक एनर्जी है जो चीजों से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचती है। एनर्जी का एक रूप? ठीक है। लेकिन मैंने गाइड में एक शब्द देखा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये सुनने में बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है। हाँ, ये शब्द सुनने में भारी लग सकता है, पर इसका कॉन्सेप्ट बहुत सीधा है। आप इसे ऊर्जा की तरंगों का एक बहुत बड़ा परिवार समझिए। एक परिवार? एक तरह से हाँ। इस परिवार में रेडियो वेव्स हैं जिनसे हमारा एफएम चलता है, माइक्रोवेव्स हैं जिनसे हम खाना गर्म करते हैं, एक्सरेज है जिनका इस्तेमाल डॉक्टर टूटी हड्डियों को देखने के लिए करते हैं, और खतरनाक गामा रेज भी हैं। तो मतलब ये सब एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं, बस सबके काम और पावर अलग अलग हैं। हाँ, एग्जैक्टली। और अब सोचिए, इसी बड़े परिवार का, इस पूरे स्पेक्ट्रम का एक बहुत ही छोटा सा नन्हा सा हिस्सा है वो लाइट जिसे हम देख सकते हैं। अच्छा। हाँ, इसी को विजिबल स्पेक्ट्रम या दृश्य किरणें कहा जाता है। एक मिनट, आप कह रही हैं छोटा सा हिस्सा? जी कितना छोटा? हाँ, और छोटा हिस्सा शायद इसे पूरी तरह बयां भी नहीं करता। असल में पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में से हम इंसान 0.0035% से भी कम हिस्सा देख पाते हैं। क्या सिर्फ 0.0035%? जी, इसका मतलब है कि हमारे चारों ओर मौजूद ज्यादातर रोशनी या ऊर्जा हमें दिखाई ही नहीं देती। हम ब्रह्मांड के लिए, आप कह सकते हैं, लगभग अंधे हैं। वाह, ये तो चौंकाने वाली बात है। इसका मतलब हमारे आसपास ऐसी बहुत सी वेव्स और रेज हैं जिन्हें हम महसूस तक नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो फिर ये जो छोटा सा हिस्सा हमें दिखता है, ये आता कहां से है? इसके सोर्स क्या हैं? फ्रीज में रख सकते हैं। ओके। पहली है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, यानी दीप्तिमान वस्तुएं। ये वो रॉक स्टार्स हैं जो अपना खुद का प्रकाश, अपनी खुद की एनर्जी पैदा करते हैं। मतलब उन्हें चमकने के लिए किसी और की जरूरत नहीं होती। सही पकड़ा। जैसे कि हमारा सूरज, वो तो सबसे बड़ा और ऑब्वियस एग्जाम्पल है। बिल्कुल, सूरज और बाकी सभी तारे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के परफेक्ट एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन हमारे आसपास भी ऐसी चीजें हैं, जैसे घर में जलता हुआ बिजली का बल्ब। हाँ, या मोमबत्ती की लौ। या मोमबत्ती की लौ, जो एक केमिकल रिएक्शन से लाइट बना रही है। यहाँ तक कि एक जुगनू भी ल्यूमिनस है। अच्छा, जुगनू भी? हाँ, वो अपने शरीर में केमिकल रिएक्शन करके लाइट बनाता है। समझ गया। तो ल्यूमिनस मतलब जो अपनी रोशनी खुद बनाते हैं। लेकिन ज्यादातर चीजें तो ऐसी नहीं होती। मेरी मेज या ये किताब, ये तो कोई रोशनी नहीं बना रहे, फिर भी मैं इन्हें देख पा रहा हूं। तो यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ आती है हमारी दूसरी कैटेगरी, नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट्स, यानी अदीप्तिमान वस्तुएं। ये वो चीजें हैं जिनकी अपनी कोई लाइट नहीं होती। ये लूमिनस ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट को बस रिफ्लेक्ट करती हैं, मतलब हमारी आंखों की तरफ भेज देती हैं। एक मिनट, तो क्या इसका मतलब है कि चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं है? मुझे हमेशा लगता था कि वो खुद चमकता है। नहीं, और ये एक बहुत कॉमन गलतफहमी है। तो क्या वो बस सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर रहा है, एक बहुत बड़े आईने की तरह? आपने बिल्कुल सही समझा। चांद असल में नॉन लूमिनस है। वो एक बहुत बड़े धूल भरे आईने की तरह ही है, जो सूरज की लाइट को हमारी पृथ्वी की ओर रिफ्लेक्ट कर देता है। अगर सूरज ना हो तो हमें चांद दिखाई ही नहीं देगा। ये तो कमाल है। और हमारे आसपास की ज्यादातर चीजें भी तो इसी कैटेगरी में आएंगी, जैसे ये मेज, ये किताब या बाहर लगे हुए पौधे। बिल्कुल, मेज, किताब, पौधे, कपड़े, दीवारें, सब कुछ नॉन ल्यूमिनस है। हम उन्हें तभी देख पाते हैं जब किसी ल्यूमिनस सोर्स से, जैसे सूरज या बल्ब से, लाइट उन पर पड़ती है और वहां से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचती है। अच्छा,
तभी अंधेरे कमरे में कुछ भी दिखाई नहीं देता। हाँ, क्योंकि उस पर डालने के लिए कोई प्रकाश ही नहीं है। ठीक है, तो अब सूरज साफ हो रही है। लाइट एक एनर्जी है जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से निकलती है और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचती है। पर ये एक जगह से दूसरी जगह जाती कैसे है? क्या ये जिगजैग चलती है या इसका कोई खास रास्ता होता है? हाँ, लाइट की एक बहुत ही फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, एक सुनहरा नियम, और वो ये है कि प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में चलता है। इट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। हमेशा? हमेशा, जब तक कि कोई चीज उसे ऐसा करने पर मजबूर न कर दे। इसका कोई आसान सा उदाहरण है जिसे हम रोज देखते हो? जरूर। सबसे अच्छा उदाहरण है सिनेमा हॉल। जब आप प्रोजेक्टर से स्क्रीन तक जाती हुई रोशनी को देखते हैं, तो हवा में तैरते धूल के कण उस सीधी सपाट बीम को रोशन कर देते हैं। हाँ, ये तो मैंने भी देखा है। और कभी किसी अंधेरे कमरे में अगर एक छोटे से छेद से धूप आ रही हो तो वो भी एक सीधी लकीर बनाती है। बिल्कुल वही। तो साइंस में इसी सीधे रास्ते को दिखाने के लिए हम एक सीधी रेखा बनाते हैं जिस पर एक तीर का निशान होता है जो उसकी डायरेक्शन बताता है। और उसे ही कहते हैं? उसे ही रे ऑफ लाइट या प्रकाश की किरण कहते हैं। तो एक अकेली लाइन हुई रे। हाँ। और जब बहुत सारी रेज एक साथ हों, जैसे टॉर्च से निकलती हैं, तो उसे क्या कहते हैं? प्रकाश की किरणों के ग्रुप या बंडल को बीम ऑफ लाइट या प्रकाश किरण पुंज कहा जाता है। बीम ऑफ लाइट, ठीक है। जैसे एक लेजर लाइट से एक पतली सी बीम निकलती है, लेकिन एक कार के हेडलाइट से एक चौड़ी बीम निकलती है। पर सारी बीम्स एक जैसी तो नहीं होती, है ना? जैसे कार की हेडलाइट की रोशनी फैल जाती है, लेकिन अगर मैं एक मैग्नीफाइंग ग्लास से सूरज की रोशनी को एक जगह इकट्ठा करूं, तो वो एक पॉइंट पर आ जाती है। बिल्कुल, और आपने बहुत अच्छा पॉइंट पकड़ा। यहीं पर बीम्स के 3 अलग-अलग प्रकार सामने आते हैं। अच्छा, इसके भी टाइप्स हैं? हाँ, ये क्लासिफिकेशन इस बात पर आधारित है कि रेज एक दूसरे के रिलेशन में कैसे चल रही हैं, क्या वे फैल रही हैं, एक जगह मिल रही हैं या साथ-साथ चल रही हैं। ओके, तो ये 3 टाइप्स कौन-कौन से हैं? पहला है पैरेलल बीम, यानी समांतर किरणपुंज। समांतर? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जब लाइट के सभी रेज एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, मतलब उनके बीच की दूरी हमेशा एक जैसी रहती है। तो ये किरणें कभी आपस में मिलती नहीं हैं? कभी नहीं। ना तो एक दूसरे से दूर जाती हैं और ना ही पास आती हैं। बहुत दूर से आने वाली लाइट को अक्सर पैरेलल माना जाता है, जैसे सूरज से आने वाली किरणें। ठीक है, पैरेलल मतलब जो कभी ना मिले। अब दूसरा? रही हैं और एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो उसे डाइवर्जिंग बीम कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण तो टॉर्च होगा। बिल्कुल। एक टॉर्च या एक साधारण बल्ब, रोशनी एक छोटे से फिलामेंट से निकलती है और चारों तरफ फैल जाती है। अच्छा, तो जैसे एक पॉइंट से रोशनी बाहर की तरफ निकल के फैल रही है, तो इसका मतलब तीसरा कन्वर्जिंग बीम इसका ठीक उल्टा होगा? एग्जैक्टली। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। मतलब एक जगह इकट्ठा होना? हाँ। तीसरा प्रकार है कन्वर्जिंग बीम। कन्वर्ज का मतलब होता है एक जगह इकट्ठा होना। जब प्रकाश की सभी रेज अलग अलग दिशाओं से आकर एक पॉइंट पर मिलती हैं या मिलती हुई लगती हैं, तो उसे कन्वर्जिंग बीम कहा जाता है। अरे हाँ, इसका सबसे क्लासिक उदाहरण तो वो बचपन वाला एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम एक मैग्नीफाइंग ग्लास से सूरज की किरणों को कागज के एक टुकड़े पर फोकस करते थे और वो जल जाता था। यानी उन्हें कन्वर्ज कर देता है, और सारी एनर्जी एक पॉइंट पर फोकस होने की वजह से ही कागज जलने लगता है। तो अगर मैं इसे अपनी भाषा में एक एनोलॉजी से समझाऊं, पैरेलल बीम्स रेल की पटरी की तरह हैं जो साथ साथ चलती हैं और कभी नहीं मिलती। अच्छी एनोलॉजी है। डाइवर्जिंग बीम्स एक स्टेशन से निकलकर अलग अलग दिशाओं में जाने वाली ट्रेनों की तरह हैं जो एक दूसरे से दूर जाती हैं। और कन्वर्जिंग बीम्स वो अलग अलग जगहों से आकर एक ही स्टेशन पर पहुंचने वाली ट्रेनों जैसी हैं। वाह, ये ट्रेनों वाली एनोलॉजी तो कमाल की है। इससे याद रखना बहुत आसान हो जाता है। तो आज की इस चर्चा से हमने लाइट के बारे में कुछ बहुत ही मजेदार और बुनियादी बातें सीखी। ऐसा लग रहा है जैसे हमने एक बड़ी इमारत की नींव के पहले कुछ पत्थर रखे हैं। आप ऐसा कह सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट्स ऑप्टिक्स की ABC की तरह हैं। हमने जाना कि लाइट असल में एनर्जी है और जिसे हम देखते हैं वो एक बहुत बड़े इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का 0.0035% से भी कम हिस्सा है। सही। हमने ये भी सीखा कि चीजें या तो ल्यूमिनस होती हैं जो खुद की लाइट बनाती हैं जैसे सूरज और बल्ब, या फिर नॉन ल्यूमिनस जो दूसरों की लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं जैसे चांद और ये किताब। बिल्कुल। और फिर हमने ये भी समझा कि लाइट हमेशा रे के रूप में सीधी रेखा में चलती है
और जब बहुत सारी रेज एक साथ चलती हैं तो वे बीम बनाती हैं। और ये बीम्स भी 3 तरह की हो सकती हैं। पैरेलल, जो रेल की पटरी की तरह हैं, डाइवर्जिंग, जो एक पॉइंट से फैलती हैं, और कन्वर्जिंग, जो एक पॉइंट पर आकर मिलती हैं। एकदम सही। इन मूल सिद्धांतों को समझे बिना हम आगे की कॉम्प्लेक्स चीजों को, जैसे लेंस और आईने कैसे काम करते हैं, ये नहीं समझ सकते। सही बात है। और यहाँ मैं सोचने के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी जो हमें हमारी अगली चर्चा की ओर ले जाएगा। जरूर। हमने बार बार कहा कि लाइट हमेशा सीधी रेखा में चलती है, ये उसका सुनहरा नियम है। लेकिन क्या परिस्थितियां हमेशा ऐसी ही रहती हैं? क्या कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसी घटना जो प्रकाश को अपना ये सीधा रास्ता बदलने पर मजबूर कर सकती है? मतलब क्या लाइट मुड़ सकती है? हाँ, ये सवाल हमें प्रकाश के 2 सबसे दिलचस्प फिनोमेनास की ओर ले जाता है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। यानी जब प्रकाश किसी सतह से टकराता है या एक मीडियम से दूसरी मीडियम में, जैसे हवा से पानी में जाता है, तब क्या होता है? आज हम एक बहुत ही आम लेकिन गहरे